हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था बीज की संरचना एवं अंकुरण का चैप्टर, ठीक है, जिसमें से हमने बीज की परिभाषा, बीज कैसे होते हैं, बीज में कौन कौन से भाग होते हैं, ये देखा था। उसके बाद हमने उसके भ्रूण कोश के आधार पर, मतलब उसमें भ्रूण कोश उपस्थित है कि नहीं, भ्रूण कोश अनुपस्थित है, इसके आधार पर हमने द्विबीजपत्री का भ्रूणपोषी, द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी देखा था। उसके उदाहरण में जो द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी था वो चने के बीज का उदाहरण देखा था, और द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी में अंडी के बीज का एग्जाम्पल उदाहरण लेके हमने उसका स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूणपोषी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एक बीजपत्री होते हैं वो उसमें भ्रूणपोष उपस्थित होते ही हैं, इसलिए जो एक बीजपत्री होते हैं वो भ्रूणपोषी वाले ही होते हैं। द्विबीजपत्री जो होते हैं वो भ्रूणपोष के आधार पर उपस्थित है भी, अनुपस्थित है भी, इसलिए द्विबीजपत्री जो है भ्रूणपोषी और द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी ये दोनों रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक बीजपत्री भ्रूणपोषी, उसको स्टार्ट करते हैं। एक बीजपत्री भ्रूणपोषी का उदाहरण है मक्का मीन्स मेज, ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स एंडोस्पर्मिक मेज, ठीक है, मक्का इसका उदाहरण है, जिसे हम मक्के का दाना कहते हैं, या अर्थात में एक बीजपत्र वाला कैरियोप्सिस प्रकार का फल है, ठीक है। मक्के के बीज को या फिर मक्के के फल है वो क्या है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल है, ठीक है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल माना जाता है मक्के का बीज। दाने का बाह्य स्तर फल भित्ति से इस तरह जुड़ा रहता है कि दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक है। जो दाने का जो बाह्य स्तर होता है, जो बीज की बात करी, जो दाना, जो मक्के का जो दाना रहता है उसका बात की जा रही है, तो उसका जो बाह्य भित्ति जो होती है, बाहरी जो लेयर रहता है, बाह्य भित्ति वो जो होती है, उसकी फल वाली भित्ति से इस कदर, मतलब कि इस तरह आपस में जुड़ी होती है कि वो एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक है। आपस में इतने वो चिपके हुए रहते हैं कि एक दूसरे से उसे अलग नहीं किए जा सकते। किसे, दाने के जो दाना है ना, मक्के का दाना आपने देखा होगा, मक्के के दाने के जो बाहरी स्तर है उसको और फल भित्ति दोनों को एक दूसरे से इतने चिपके होते हैं, एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। मक्के का दाना पीला, बैगनी या सफेद रंग का होता है। अब मक्के का दाना किस रंग का दिखेगा आपको, सफेद रंग का या फिर पीला रंग का या फिर बैगनी रंग का आपको मक्के का दाना दिखाई देगा, ठीक है। ये दाने एक मोटे अक्ष पर लगे रहते हैं, ठीक है। आपने मक्का देखा होगा, भुट्टा, ठीक है, मक्के को देखा होगा, तो ये क्या मोटे अक्ष में लगे होते हैं दाने, ठीक है। दाने सहित इसी अक्ष को हम भुट्टा कहते हैं। अब दाने सहित जो हम खाते हैं बरसात के दिन में अधिकतर आप खाते होंगे, ठीक है, तो दाने सहित जो जिस मोटे अक्ष पे वो लगे रहते हैं उसे हम पूरा क्या बोलते हैं, ओवरऑल उसे भुट्टा कहा जाता है। सामान्य भाषा में उसे भुट्टा कहा जाता है। और मक्का, ठीक है, तो ये पूरा भुट्टा क्या है, दाने, उसकी स्थिति, वो सब हमने देखा, ठीक है। तो हमने भुट्टे की ही बात की जाए तो मक्के के दाने के बारे में पढ़ रहे, मक्के के बीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो संपूर्ण बीज ऐसे दिखता है, आपने ये देखा होगा ना, बीज मक्के का दाना देख रहे हैं, ये मक्के का दाना उसके आधार पे लगा रहता है, बहुत सारे लगे रहते हैं जिसे आप खाते हैं, है ना, वो उसके ठोस एक अक्ष से जुड़ा रहता है, ये सब बहुत सारे दाने उसमें लगे रहते हैं ना, तो एक दाने का यहाँ पे बनाया गया है, देखो ऐसे दिखता है। एंडोस्पर्म दिखाया गया है कि ये भ्रूणपोष वाला भाग है, ये जो अंदर का जो भाग है वो भ्रूणपोष वाला है, एंडोस्पर्म है, मतलब कि एंडोस्पर्म इसमें उपस्थित है, भ्रूणपोष उपस्थित, इसलिए क्या है, ये भ्रूणपोषी है। एम्ब्रियो, यहाँ पे ये भ्रूण है, ये क्या है, भ्रूण का भाग है, एम्ब्रियो है, ठीक है। अब है बीज का अनुदैर्ध्य काट। अगर ये बीज का हम काट लेते हैं तो ये काट इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। इसमें अब एक एक पार्ट को यहाँ पे नेमिंग किया गया है, उसको नामांकित किया गया है। ये मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट, मतलब कि LS काट है इसका, ठीक है। इसका काट लेंगे तो ये इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम किया गया है कि कौन सा भाग कौन सा है, ठीक है। ये देख लिया आपने, मक्के के बीज की संरचना हो गई। प्रत्येक दाना एक और थोड़ा नुकीला एवं दूसरी ओर चौड़ा होता है। देखो ये नुकीला भाग है, ये क्या है, चौड़ा,
और जो गोलाई लिए हुए रहता है इस भाग पर एक चिन्ह वर्तिकावशेष के रूप में दिखता है। ठीक है, इस भाग पर एक चिन्ह जो दिखेगा वर्तिकावशेष के रूप में दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसी स्थान पर भुट्टे की रेशम सी वर्तिका जुड़ी रहती है। जो भुट्टे की रेशम सी जो वर्तिका है, आपने भुट्टा देखा होगा ना, तो भुट्टे में कुछ रेशेदार दिखती होगी आपको आकृति संरचना, रेशेदार दिखता होगा ना, तो क्या है भुट्टे की रेशम सी वर्तिका उसमें जुड़ी होती है। क्योंकि भुट्टे के दाने एक दूसरे से एकदम आपस में इतने सटे होते हैं कि आप उसको उबाल के ही या फिर गर्म करके अलग कर पाते होंगे जनरली। ठीक है, इससे दाने की ऊपरी और निचली सतह चपटी हो जाती है। इतने आपस में चिपके हुए सटे होते हैं ना, मक्के के बीज भुट्टे के बीज आपस में इतने आपस में सटे होते हैं कि इनकी जो आकृति है कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। ठीक है, पानी में भिगोकर रखे गए दाने से पीला पाए से सरलतापूर्वक अलग किया जा सकता है। अगर आप भुट्टे को पानी में भिगो के रखेंगे तो उसके जो बाहरी स्तर है उसके बाहरी स्तर को आप इजीली सरलता से अलग कर सकते हैं। यह फल भित्ति एवं बीज चोल का बना होता है। किससे बना होता है? फल भित्ति से। और बीज चोल मतलब कि जो बाह्य स्तर होता है ना, बीज का बाह्य स्तर जिसे टेस्टा कहा जाता है, उससे बना होता है। बीज की चौड़ी स्तर पर एक सफेद अंडाकार आकृति दिखाई पड़ेगा। बीज की जो चौड़ी स्तर होगी वहां पे एक सफेद अंडाकार आकृति आपको दिखाई देगी। यह भाग भ्रूण है। इसी भाग को क्या बोलते हैं? अंदर जो भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोला जाता है। ठीक है, यदि सावधानी पूर्वक निकाले तो ज्ञात होगा कि यह बीज में एक और स्थित है। ठीक है, ये जो अगर आप अच्छे से ध्यान देके अच्छे से अवलोकन करेंगे मक्के के बीज को, उसको निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ये भ्रूण है वो एक ओर ही स्थित है। ठीक है, एक ओर स्थित होता है ये। इसे निकालने के बाद शेष बचे भाग को भ्रूणपोष कहते हैं। अगर हम मक्के के बीज से अगर भ्रूण वाले भाग को अलग कर दें तो जो शेष बचा हुआ भाग आपका भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म कहलाएगा। ठीक है, जिसमें स्टार्च के रूप में खाद्य सामग्री एकत्रित रहती है। जब भ्रूणपोष स्थित है तो भ्रूणपोष में ही खाद्य सामग्री भ्रूण को देने के लिए जो भोज्य पदार्थ होता है वो भ्रूणपोष में स्थित होता है। और भ्रूणपोष नहीं है तो किसमें स्थित होता है? बीजपत्र में स्थित होता है। तो भ्रूणपोष में ही स्टार्च के रूप में खाद्य सामग्री उपस्थित होती है। नीचे देखते हैं इसके आगे, भ्रूण की रचना को भली प्रकार समझने के लिए पानी में ठीक है, भ्रूण की अब रचना को आपको अच्छे से समझना है कि भ्रूण कैसे दिखता है, एम्ब्रियो कैसे दिखता है। इसको समझने के लिए पानी में भीगे बीज को बीचों बीच लंब रूप में काटने पर भ्रूण एक और स्थित दिखाई देगा। अब क्या करना है, मक्के के जो दाने बीज है उसको पानी में भिगो कर रखेंगे। अब उसका अनुदैर्घ्य काट लेंगे, उस बीज का काट लेंगे LS, तब आपको जो भ्रूण है, जो भ्रूण का भाग है वो एक और स्थित दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर वाला भाग भ्रूणपोष का होता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में ऐसे एरो करके बताया कि जो ऊपर वाला भाग होगा भ्रूणपोष का होगा, एंडोस्पर्म का होगा, जो भ्रूण को भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करता है, भोज्य पदार्थ उसमें एकत्रित रहता है भ्रूणपोष में। ठीक है, इस पर आयोडीन की बूंद डालने से यह नीला काला हो जाएगा। अगर वो जो भ्रूणपोष वाला जो भाग है उसमें अगर आयोडीन की बूंद आप डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नीला काला रंग का हो जाएगा। भ्रूणपोष एवं भ्रूण के बीच की विभाजन रेखा एपिथेलियल स्तर की बनी होती है। भ्रूण और भ्रूणपोष जिसमें बीच की जो रेखा होगी जो उन्हें डिवाइड करती है, जो उन्हें विभाजित करती है, उस रेखा को, उस स्तर को एपिथेलियल स्तर की बनी होती है कहा जाता है। ठीक है, अब एपिथेलियल स्तर के नीचे भ्रूण एक विशेष प्रकार के बीज पत्र का बना होता है। एपिथेलियल माना ऊपर वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग क्या है? भ्रूणपोष। नीचे वाला भाग क्या है? भ्रूण। दोनों के बीच एक स्तर है जो इन दोनों को डिवाइड कर, एक दूसरे को अलग कर, वो क्या है? एपिथेलियल स्तर है। एपिथेलियल स्तर के नीचे जो भ्रूण है, ठीक है, एपिथेलियल स्तर के नीचे जो भ्रूण है, एक विशेष प्रकार के, वो जो भ्रूण है वो विशेष प्रकार के बीज पत्रों का बना हुआ है। ठीक है, किसका? बीज पत्रों का बना हुआ है, जिसे बरूथिका कहते हैं। ठीक है, स्क्वैटुलम बोलते हैं, बरूथिका। ठीक है, जिस बीज पत्र से वो भ्रूण बना है, मक्के का भ्रूण बना है, उसे बोलते हैं बरूथिका। ठीक है, इसी के बीचों बीच
तिरछा अक्ष रहता है यह भ्रूणाक्ष कहलाता है। ठीक है, अब इसके बीचों बीच जो अक्ष रहेगा, तिरछा अक्ष होगा, उसको क्या बोला जा रहा है? भ्रूणाक्ष कहा जा रहा है। इसका जो सिरा नुकीले भाग की ओर रहता है, ठीक है, जो भ्रूण का सिरा नुकीले की ओर होगा उसे हम मूलांकुर कहते हैं। ठीक है, नुकीला सिरा क्या होता है? मूलांकुर होगा। यह एक रक्षात्मक आवरण कोलियोराइजा से ढका हुआ सुरक्षित रहता है। अब जो नुकीला भाग और की ओर होता है जिसे मूलांकुर कहते हैं, वो एक रक्षात्मक आवरण, उसके जो रक्षा के लिए एक आवरण उसके ऊपर पाया जाता है, जिससे कोलियोराइजा क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा कहा जाता है। ठीक है, चौड़े सिरे की ओर प्रांकुर, जो चौड़ा सिरा रहता है वो क्या बनाता है? प्रांकुर बनाएगा। कोलियोटाइल से ढका रहता है। जो नुकीला भाग रहेगा वो मूलांकुर बनाता है, तो मूलांकुर कोलियोराइजा रक्षात्मक आवरण से ढका है, और जो चौड़ा सिर है वो प्रांकुर बनाएगा, और वो कोलियोटाइल जो रक्षात्मक आवरण है उससे ढका होता है। भ्रूणपोष एवं फल भित्ति के बीच की पतली जो तह रहती है वो एलियोरोन स्तर कहलाती है। ठीक है, अब भ्रूणपोष और फल भित्ति, भ्रूणपोष और फल भित्ति इन दोनों के बीच की जो स्तर होगी उसको एलियोरोन स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलियोरोन स्तर कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं मक्के के बीज का अंकुरण। ठीक है, मक्के के बीज का अंकुरण देखते हैं तो इसमें अधोभूमिक अंकुरण होता है। क्या होता है? हमने चने के बीज का अंकुरण देखा था, जर्मिनेशन देखा था, उसमें भी हमने अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण होता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मक्के का बीज है उसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन मतलब किस प्रकार का अंकुरण होता है, तो अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण होता है मक्के के बीज में। भूमि में बोने पर बीज पानी सोखकर फूल जाते हैं। भूमि में जब इन बीज को बोया जाता है तो ये पानी को सोखते हैं और फूल जाते हैं। अब मूलांकुर अपने आवरण कोलियोराइजा के साथ बढ़ता है। मूलांकुर के ऊपर जो रक्षात्मक आवरण था उसका, जिसे कोलियोराइजा बोला जाता है, उसके साथ वो आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद मूलांकुर कोलियोराइजा को भेदकर बाहर आ जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब ये क्या करते हैं? अपने रक्षात्मक आवरण को जो मूलांकुर भेद कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके नीचे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्राथमिक मूल बनाता है, जो मूलांकुर था वो क्या करेगा? आगे बढ़ के प्राथमिक मूल बनाया, उसका जड़ बनाया। प्राथमिक मूल शीघ्र नष्ट हो जाती है और अनेक अपस्थानिक मूल निकलती है। ठीक है, अब क्या हुआ? वो आगे बढ़े, रक्षात्मक आवरण कोलियोराइजा को भेद कर, ठीक है, अब वो प्राथमिक मूल बनाया। प्राथमिक मूल कुछ समय होने के बाद, कुछ समय रहने के पश्चात क्या होता है? बहुत सारी उनसे जड़ें निकलने लगती है। प्राथमिक जो जड़ें हैं उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। प्राथमिक जड़ें क्या होती है? नष्ट हो जाती है और अनेक अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। क्या? अनेक अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। देखो ये मक्के के बीज का अंकुरण है, तो मक्के के बीज में अंकुरण कैसे होता है? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मक्के के बीज के अंकुरण का वर्णन कीजिए, समझाइए, तो आपको ये चित्र सहित, इस डायग्राम सहित आपको जो हमने अभी वर्णन किया, जो पढ़ा है, उसको समझाना है। ठीक है, आपको बोल सकते हैं एक बीजपत्री भ्रूणपोषी का उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको यही दे के समझाना है। क्वेश्चन अलग अलग बदल के दे सकते हैं पर आंसर इसका सेम यही रहेगा। ठीक है, आपको बोल सकते हैं एक बीजपत्री अधोभूमिक प्रकार का जो अंकुरण है उसको समझाइए, तो आपका भी आंसर यही सेम रहेगा। तो देखो ये मान लो ये बीज है अधोभूमिक प्रकार का। ठीक है, अब देखो इसके रूट निकले, जो भेद के मूलांकुर बढ़ा। ठीक है, मूलांकुर बढ़ेगा आगे, उसको भेद कर प्राथमिक जड़ें बनी। अब प्राथमिक जड़ें आज से अपस्थानिक जड़ें, बहुत सारी जड़ें निकल सकती हैं, निकल जाती है। देखो ये आप लिखा ना एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो ये अपस्थानिक जड़ें हैं। ये पूरा मक्के के बीज का अंकुरण का प्रोसेस है कि ऐसे उसका अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण मक्के के बीज में देखा जाता है। ठीक है, अब जो प्रांकुर होगा वो कोलियोप्टाइल के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। अब जो प्रांकुर का जो भाग होगा, जो प्रांकुर का भाग ऊपर वाला रहता है, चौड़ा स्तर वाला, तो प्रांकुर का भाग भी अपने जो रक्षात्मक आवरण जिसको कोलियोप्टाइल कहा जाता है उसके साथ बढ़ता है, आगे वृद्धि करता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर वृद्धि करता है। प्रांकुर हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करेगा और मूलांकुर नीचे की ओर। कोलियोप्टाइल में अधिक वृद्धि के फलस्वरूप भूमि के बाहर आ जाता है। अब इसमें भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो क्या होता है? भूमि के बाहर आ जाएगा ये हिस्सा।
इसी के साथ प्रांकुर में भी वृद्धि होती है। कुछ समय प्रांकुर तेजी से बढ़ता है और कोलियोप्टेरा को भेदकर बाहर निकलकर प्ररोह बनाता है। अब ये क्या होगा, इसमें भी तेजी से वृद्धि होगी। वृद्धि होकर क्या करेगा, इसका जो रक्षात्मक आवरण है जिसको कोलियोप्टाइल कहा जाता है, उसको भेदकर वो आगे अपना प्ररोह तंत्र बनाएगा। देखो इसको भेद दिया, अब ये कोलियोप्टाइल था, इसको भेद कर अपना ये प्ररोह तंत्र, ऊपर का जो पौधे का जो ऊपर का प्ररोह तंत्र भाग होता है, ऊपर का भाग को प्ररोह तंत्र बोलते हैं, उसको बनाता है प्रांकुर। और मूलांकुर अपने रक्षात्मक आवरण कोलियोराइजा को भेद कर नीचे पूरे जड़ तंत्र का विकास करता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था एक बीजपत्री भ्रूणपोषी के, जिसका एग्जाम्पल है मक्के का बीज। तो मक्के का बीज कैसा होता है, उसमें अंकुरण कैसे होता है, इसका पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उसमें अंकुरण इस प्रकार का अधोभूमिक प्रकार का देखने को मिलता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो मूलांकुर का रक्षात्मक आवरण उसको कोलियोराइजा बोला जा रहा है और जो प्रांकुर का रक्षात्मक आवरण है उसको कोलियोप्टाइल कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो एक बीजपत्री भ्रूणपोषी मक्के के बीज का उदाहरण लेके हमने एक बीजपत्री भ्रूणपोषी का स्टडी किया है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक बीजपत्री भ्रूणपोषी को समझाइए, तो ही ये आंसर होगा। अधोभूमिक प्रकार का एक बीजपत्री भ्रूणपोषी का वर्णन कीजिए, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। मक्के के बीज का अंकुरण समझाइए, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन हेर बदल के दे सकते हैं पर आपका आंसर यही सेम रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एक बीजपत्री भ्रूणपोषी मक्के को लेकर पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।